हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी तक हमने 2023, 24, 25 के जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 23, 24 और 25 के 5 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सभी सॉल्व कर चुके हैं। और 2023 का जो है वो 7 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लेके आ रहे हैं 2024 के क्वेश्चन, है ना, 7 नंबर के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो 2024 में 7 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। पहला क्या है, एकीकृत कीट प्रबंधन की सांस्कृतिक विधियों का वर्णन करना है, ठीक है ना। कीट प्रबंधन की जो विधियां पढ़े हैं हमने, ठीक है। एक इसी तरीके का क्वेश्चन आया था 2023 में, क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया है एकीकृत रोग प्रबंधन IDM की सांस्कृतिक विधियां पूछा था उसमें 23 में, ठीक है। लेकिन 2024 में क्या पूछा उसने, एकीकृत कीट प्रबंधन की विधियां, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है, तो यह फसलों के कीट नियंत्रण के लिए एक कुशल और आसान तरीका है, जिसमें क्या करते हैं हम, कीट नियंत्रण की लगभग सभी तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे सांस्कृतिक विधि का उपयोग करते हैं, यांत्रिक विधि का उपयोग करते हैं, जैविक विधि और रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा उसने, केवल सांस्कृतिक विधि का वर्णन करना है अपन को, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर सांस्कृतिक विधि का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो एकीकृत कीट प्रबंधन की सांस्कृतिक विधियां जो है निम्नलिखित है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, ठीक है। गर्मी में गहरी जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी जो रहती है वो पलट जाती है, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जो कीट के अंडे रहते हैं, ठीक है, लार्वा रहते हैं, प्यूपा रहते हैं, ठीक है, और नेमाटोड जो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश उच्च ताप में के संपर्क में आते हैं और सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ तो क्या होते हैं, पक्षियों का शिकार हो जाते हैं। आपने देखे होंगे ट्रैक्टर चलता है जब खेत में गर्मियों में, तब क्या होता है, पीछे बगुला घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, उन कीटों को खाने का ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो पक्षियों का शिकार हो जाते हैं ये सभी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, फसल चक्र, ठीक है। फसल चक्र क्या होता है, फसल को बार बार क्या करना, बदल बदल कर बोना, ठीक है ना, फसल चक्र कहलाता है। तो बार बार एक ही प्रकार की फसल लगाने से क्या होता है, कीट का प्रकोप बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फसल को अदल बदल करके क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे कीट की आबादी जो रहती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। स्वच्छ खेती, स्वच्छ खेती क्या होता है, खाली खेत होने पर क्या होता है, कीट जो है वो अपना आश्रय, जब फसल नहीं लगी रहती खेत में, ठीक है, तो कीट जो रहते हैं वो अपना आश्रय और पोषण जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं, खरपतवारों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो अतः हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ खेती अपनाना चाहिए। यदि हम स्वच्छ खेत रखेंगे तो कीटों को क्या मिलेगा, आश्रय और पोषण जो है नहीं मिलेगा, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएंगे, अपने खेत में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और यही कीट क्या करते हैं, खाली खेत में खरपतवारों पे चले जाते हैं, और जब अपन फसल लगाते हैं तो यही खरपतवारों से क्या करते हैं, फसलों में आके क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी फसल को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ खेती अपनाना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, फसल घनत्व, ठीक है। फसल घनत्व का मतलब होता है कि हमको पास पास फसल बोते हैं तो क्या होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो फसल को पास पास लगाने से कीट स्वस्थ पौधे पर क्या है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है, आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पौधों को उचित दूरी पर ही क्या लगाना करना चाहिए, उचित दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे कीट का प्रकोप जो रहता है कम होता है और प्रसार जो रहता है वो कम हो पाता है, ठीक है। अगला क्या है, मिट्टी का सौरकरण, क्या होता है, मिट्टी के सौरकरण से क्या होता है कि मिट्टी का तापमान जो रहता है 50 डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित अंडा, लार्वा, प्यूपा आदि क्या हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं, तो पौधे की क्या होती है, सुरक्षा होती है इससे, ठीक है ना। क्योंकि मिट्टी में जो कीट रहते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाद में क्या होता है, पौधा लगाते हैं तो ये कीट जो रहते हैं पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ठीक है। अगला प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्म लगाने से रोगजनक का जो प्रभाव रहता है वो फसल पर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। जैसे मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म जो है थ्रिप्स के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है, ठीक है। उसी प्रकार से टमाटर की काशी अमान जो है ये लीफ कर्ल के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है, ठीक है। और बैगन की पंत सम्राट जो किस्म है ये उसके छेदक फल और तना छेदक कीट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है, ठीक है ना। ये मिर्च, टमाटर और बैगन की प्रतिरोधी किस्में हैं, ठीक है।
अगला क्या है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, मुख्य फसल के बीच खाली जगह जो रहती है, ठीक है ना, में कम अवधि की फसल लगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है कि जब फसल लगाए हैं उसके बीच में खाली जगह में अन्य फसल लेते हैं तो कीट का प्रसार जो रहता है वो एक फसल से दूसरी फसल में कम हो पाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है पॉइंट देखते हैं, बुआई का समय, ठीक है ना। बुआई के समय में फेरबदल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें जल्दी या फिर देरी से पकने वाली किस्मों का चयन करके क्या किया जा सकता है, कीट की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है ना। अगला क्या है, ट्रैप फसल। ट्रैप फसल क्या होता है, मुख्य फसल के साथ लगाई गई अन्य फसल जो दूसरे कीटों को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ट्रैप फसल कहते हैं, ठीक है। ट्रैप फसल या कीट आकर्षक फसल भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे टमाटर के साथ क्या लगाते हैं, गेंदा लगाते हैं, तो जो बोरर कीट रहते हैं और नेमाटोड रहते हैं उनकी आबादी कम हो जाती है, ठीक है ना। क्या करते हैं, यदि हमने गेंदा लगाए हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसको क्या किया जाता है, 16/1 पे लगाया जाता है, ठीक है। 16 लाइन अगर टमाटर की लगा रहे हैं, टोमेटो की लगा रहे हैं, तो 1 लाइन लगाते हैं किसकी, गेंदा की लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये गेंदा जो रहती है, ये टमाटर के कीट जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी मुख्य फसल जो रहती है वो बच जाती है, ठीक है। अगला है पोषक तत्व और जल का प्रबंधन। क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और पानी के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है कि रस चूसक जो कीट रहते हैं, जैसे रस चूसक कीट कौन से हो गए, एफिड हो गए, ठीक है, एफिड, थ्रिप्स, इनका प्रकोप जो रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए पोषक तत्व और जल का प्रबंधन करके भी हम कीटों का क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो टमाटर, ये सोलेनेसी परिवार की सब्जियों में परिपक्वता सूचकांक की व्याख्या करना है। मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये फसल पक गई है और अब ये टूटने लायक हो गई है, हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं टमाटर की परिपक्वता, ठीक है। तो टमाटर की परिपक्वता कैसी, सबसे पहली है हरे रंग में, है ना। फल खेती या परिपक्व रंग हरे से हल्का हरा तक बदल जाता है इसमें, ठीक है ना, ये परिपक्व अवस्था आती है। अगर यदि हमें दूर के बाजार में अगर फसल को बेचना है या ट्रांसपोर्ट में समय लगता है वहाँ पर, ठीक है, पहुँचाने में, तो हमें हरे रंग की अवस्था में ही टमाटर की फसल को क्या है, तुड़ाई करनी चाहिए, ठीक है। अगली है गुलाबी अवस्था, ठीक है। खिलने से, खिलने के छोर पर, जहाँ पर खिलने का छोर होता है वहाँ पर गुलाबी रंग दिखता है। कमरे के ताप पर यह फल लगभग 3 दिनों में ही एक हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। यदि हमें क्षेत्रीय बाजारों में अगर बेचना है तो गुलाबी रंग की अवस्था में उसको तोड़ा जाता है ताकि वो मार्केट तक पहुँचने में क्या हो सके, लाल हो जाए, पकने की अवस्था आ जाए, ठीक है ना। अगला परिपक्व अवस्था क्या होती है, तो जब फल पूर्णतः लाल हो जाते हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है ना, ये पूरी तरह से लाल अवस्था होती है, ठीक है ना। जब पूर्णतः फल लाल हो जाता है लेकिन फिर भी दृढ़ रहता है, ठीक है ना, तो तुरंत इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब तुरंत अगर उपयोग करना हो तब, या पास नज़दीकी बाजार में अगर बेचना है तो परिपक्व अवस्था में इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गई टमाटर की परिपक्व अवस्था, ठीक है। अगला है आलू में परिपक्व अवस्था, ठीक है। आलू क्या होता है, आलू में परिपक्व अवस्था कैसे पता करेंगे, जब फसल गिर जाती है, ठीक है ना, मतलब पौधा जो रहता है वो, आलू तो भूमि के अंदर रहता है तो अपन को समझ में नहीं आता, लेकिन पौधा तो दिखता अपन को, ठीक है ना। तो पौधा जब गिरना शुरू हो जाता है या गिर जाता है सूख के, तब हम समझ जाते हैं कि हाँ इसकी परिपक्व अवस्था आ चुकी है। या तो हम एक पौधे की क्या कंदों को निकाल के देख सकते हैं, उसके आकारों से हम समझ जाते हैं कि क्या कि परिपक्व अवस्था आ चुकी है, ठीक है। पेरिडर्म का विकास, ठीक है ना, आलू का जो विकास को भी हम, विकास किस अवस्था में है, ठीक है ना, उसको देख के भी हम समझ जाते हैं कि आलू की परिपक्व अवस्था आ चुकी है। या तो हम रासायनिक विश्लेषण कर सकते हैं कि स्टार्च की सामग्री या विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण निकाल कर पता कर सकते हैं कि आलू की परिपक्व अवस्था आ चुकी है, ठीक है ना। अगला क्या है, बैगन। बैगन में चमकदार त्वचा, वांछनीय आकार, कोमल और नरम बीज से हम पहचान सकते हैं कि बैगन की जो है परिपक्व अवस्था आ गई है, ठीक है। मिर्च में क्या है, मिर्च में पूरी तरह से परिपक्व हरा, इससे पहले कि वे हरे से लाल में बदले, ठीक है ना, तो उससे हम समझ जाएंगे कि मिर्च जो है परिपक्व अवस्था में आ चुकी है, ठीक है ना। शिमला मिर्च में भी इसी तरह से है, अच्छी तरह से विकास, दृढ़, चमकदार, चमकीले रंग, ठीक है। रंग भी हम अलग अलग प्रकार के आजकल आने लगी है शिमला मिर्च, ठीक है, लाल, पीली, नारंगी और हरे रंग की शिमला मिर्च आने लगी है, ठीक है ना। तो ये रंग को भी देख के हम पहचान सकते हैं कि इसकी परिपक्व अवस्था आ चुकी है, ठीक है ना। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिख के आते हैं तो आपको
पूरे 7 में से 7 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, पेपर में। अगला क्वेश्चन है प्री कूलिंग, ठीक है, प्री कूलिंग की विधियों को समझाइए, ठीक है ना। ये भी वर्ष 2024 के पेपर में बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के पूछा गया है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए देखते, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्री कूलिंग होता क्या है आखिर, ठीक है। प्री कूलिंग क्या होता है? प्री कूलिंग खेत की गर्मी को दूर करने के लिए कटी गई उपज को ठंडा करने का क्या है, उपचार है। आपने भी देखे होंगे ज़्यादातर कि अगर हम खेत से अगर सब्जी को अगर तोड़ के लाते हैं तो उसको पहले पानी में रखा जाता है कुछ देर के लिए। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो खेत की गर्मी रहती है उसको दूर करने के लिए रखा जाता है। क्यों? ठीक है। जिससे क्या होता है, तो प्री कूलिंग से क्या होता है, तो उसकी स्वतंत्र जो रहती है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो पौधे से अलग करने के बाद भी उसमें स्वतंत्र चलती रहती है और वो जल्दी पक जाते हैं, ठीक है ना। जिससे उसके खराब होने की जो मात्रा रहती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे प्री कूलिंग से क्या होगा, श्वसन दर, एंजाइमिक गतिविधि, एथिलीन उत्पादन दर और पानी की कमी या मेटाबॉलिक नुकसान को कम किया जा सकता है इससे, ठीक है, प्री कूलिंग से। तो प्री कूलिंग की विधियां समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए प्री कूलिंग की विधियां कौन सी है? सबसे पहला है हाइड्रो कूलिंग। हाइड्रो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो मतलब होता है जल या पानी होता है, ठीक है ना, हाइड्रो, ठीक है। तो कटी गई उपज को या तो ठंडा पानी चलाकर बौछार की जाती है या पानी में डुबोया जाता है इसमें, ठीक है ना। इससे वाटर कूलिंग भी कहा जाता है, ठीक है, वाटर कूलिंग के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियों में होता है, ठीक है। हाइड्रो कूलिंग पानी के तापमान को 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखता है, ठीक है ना। ये हाइड्रो कूलिंग होगी, ठीक है। अगला है कमरे का ठंडा होना, ठीक है ना। हम ज़्यादातर अपने भोजन को जिस तरीके से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है ना, फ्रिज में रखते हैं, उसी तरीके से कमरे को भी ठंडा रखा जाता है, ठीक है। एक इंसुलेट या रेफ्रिजरेटेड रूम कूल एयर संवहन द्वारा परिसंचालित होती है, ठीक है ना, कमरे का ठंडा होना, ठीक है ना। इसमें कमरे को ठंडा रखा जाता है इस माध्यम से। अगला है बलपूर्वक एयर कूलिंग। एयर मतलब होता है हवा, ठीक है ना, ठीक है। बलपूर्वक एयर कूलिंग मतलब उत्पादक को एक रेफ्रिजरेटर रूम में रखा जाता है जहां शक्तिशाली पंखों की मदद से ठंडी हवा प्रसारित की जाती है, जिसके कारण फसल के क्या उत्पाद जो होता है अपना, उसमें जो हीट रहती है खेत की उसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है आइस कूलिंग। आइस मतलब होता है बर्फ, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इस विधि में उपज को बर्फ के संपर्क में प्री कूल किया जाता है, ठीक है। वाटर प्रूफ पैकेज का उपयोग उपज को लपेटने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। ये आइस कूलिंग होगी, मतलब कि वाटर प्रूफ पैकेज से इसको क्या पहले लपेट लिया जाता है, फिर इसमें क्या किया जाता है, बर्फ के संपर्क से इसको हीट को जो है उसको निकाला जाता है, प्री कूल किया जाता है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया में सब्जियों पर वायु रोध कक्ष, जिसमें वायु का आवागमन नहीं होता, ठीक है, वायु रोध कक्ष में रखा जाता है, ठीक है, जहाँ हवा निकालकर कम दबाव में पानी को वाष्पित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्पाद का तापमान मिनटों में ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये क्या करते हैं, खेत से जो उपज या काट के लाई गई उपज का क्या कर सकते हैं, प्री कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है। इनके लाभों की सूचीबद्ध करना है। ये 2024 में 7 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोहरी प्रवेश प्रणाली आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो दोहरी प्रवेश प्रणाली जो लेखा जोखा जो रखते हैं खेत का, ठीक है, जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखा जाता है, तो उसकी प्रणाली होती है, एक होती है एकल प्रवेश प्रणाली और एक होती है दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है ना। तो इनको अंतर समझ लेते हैं पहले कि ये होती क्या है। एकल प्रवेश प्रणाली जो होती है, इसमें आय का जो ब्यौरा रहता है वो अलग रखा जाता है और व्यय का जो है वो अलग रखा जाता है, ठीक है ना। ये होती है एकल प्रवेश प्रणाली। क्या होती है? एकल प्रवेश प्रणाली, ठीक है। लेकिन दोहरी प्रवेश प्रणाली क्या होती है? तो दोहरी प्रवेश प्रणाली होती है कि इसमें आय का लेखा जोखा और व्यय का लेखा जोखा जो रहता है वो एक ही रजिस्टर में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है। क्या बोलते हैं? दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। यह बही खातों में प्रत्येक लेन देन को 2 गुना पहलू में दर्ज करता है। 2 गुना मतलब कि एक ही में क्या, आय और व्यय का एक ही में जो ब्यौरा होता है, तो उसको बोलते हैं 2 गुना पहलू में दर्ज करता है, ठीक है। अर्थात बही के एक ही सेट में प्रत्येक लेन देन की 2 प्रविष्टियां अपनाई जाती हैं, ठीक है। एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट प्रविष्टि और क्रेडिट प्रविष्टि जब एक ही रजिस्टर में अपनाई जाती है तो उसे बोलते हैं दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है। इसके सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो सिद्धांत क्या है दोहरी प्रवेश प्रणाली के? प्रत्येक व्यापारी लेन देन में 2 पक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। एक, माल या सेवाओं को प्राप्त करने के लिए
ठीक है, और दूसरा है क्या, उन्हें देने के लिए, ठीक है, मतलब कि प्राप्त कर रहे हैं और दे रहे हैं ना, लेनदारी और देनदारी, ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक लेन देन दो स्थानों पर दर्ज किया जाता है, ठीक है, क्रेडिट के लिए और डेबिट के लिए, ठीक है, वो सब किस में होते हैं, एक ही बही खाते में होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, दोहरी प्रवेश प्रणाली के लाभ क्या है, ठीक है ना। तो प्रणाली पूर्णतः व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत रिकॉर्ड जो है वो प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति, देनदारी, लाभ, हानि शामिल होती है। इस प्रकार संपत्ति की प्राकृतिक और मूल्य का क्या होता है हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। यह क्या करता है, अंकगणितीय सटीकता की जांच के लिए तरीके साधन प्रस्तुत करता है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन में दो प्रविष्टियां बनाई जाती है, ठीक है ना। एक तो जो अपने खेत में आया है वो, और अपने खेत से या फिर जो व्यय किया गया है उसकी, है ना, प्रविष्टि अपनाई जाती है इसमें। यह प्रणाली व्यापार के प्रत्येक विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, विस्तार से जानकारी प्रदान करता है किसमें, दोहरी प्रवेश प्रणाली में, ठीक है। सभी लेन देन को वर्गीकृत रिकॉर्ड किसी दिए गए नीति के संयुक्त समग्र परिणाम दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। प्रणाली गलतियों को रोकने के लिए स्वचालित चेक प्रदान करता है, ठीक है। खातों के विवरण के लिए एक समान तैयार संदर्भ देती है, कौन सी, दोहरी प्रवेश प्रणाली, ठीक है। दोहरी प्रवेश प्रणाली एक समान क्या देती है, संदर्भ देती है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दोहरी प्रवेश प्रणाली के लाभ हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो खरपतवारनाशी के छिड़काव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ठीक है। खरपतवारनाशी का जब अपन उपयोग करते हैं खेत में, ठीक है ना, तो उस स्प्रे के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, अनुप्रयोग से पहले लेबल पर लिखे गए निर्देश जो है उन्हें पढ़ लेना चाहिए, उनका अनुपालन करना चाहिए, ठीक है ना। जो आप दवाइयाँ लेने जाते हैं खेत में, ठीक है ना, तो दवाइयों के ऊपर एक लेबल लिखा होता है, ठीक है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, उसमें निर्देश लिखे होते हैं कि किस तरीके से और कितनी मात्रा में इस दवाई का उपयोग करना है, उन्हें क्या करना चाहिए, पहले पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। उनके स्प्रे अपने स्प्रे उपकरणों की क्या कर लेनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए कि वे अच्छी तरह से चालू हैं या नहीं है, ठीक है ना। जो भी पंप से आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी क्या करना चाहिए, पहले हमें जांच कर लेनी चाहिए, चला के देख लेना चाहिए कि ये चालू अवस्था में है कि नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, खरपतवारनाशी के छिड़काव के दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो दस्ताने पहनना चाहिए, टोपी और मास्क पहनना चाहिए। दस्ताने ताकि हमारे हाथों में वो रसायन न लगे, ठीक है ना। टोपी ताकि हमारे बालों में, और मास्क जो है श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में जो है रसायन प्रवेश ना कर पाए, ठीक है, इसलिए मास्क पहनना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्या है, गर्म धूप के दिन में या तेज हवा की स्थिति में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज हवा चलती है तो हमारे दवाइयाँ जो हैं वो हमारे ऊपर ना आ पाए, ठीक है ना, और फसल के ऊपर भी उसका प्रभाव ना पड़ पाए, इसलिए क्या करना चाहिए, तेज धूप रहे या फिर हवा चले तो उस समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बारिश के ठीक पहले या बाद में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बारिश के पानी से घुल के फसल में भी कहते हैं प्रवेश कर जाती है, फसल वाले क्षेत्र में, जिससे फसल को भी क्या होता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। या इसके अलावा खरपतवार पे भी क्या होता है, अगर बारिश हो जाती है तो खरपतवार में भी इसका असर कम हो जाता है, ठीक है ना। अगला है, छिड़काव के क्षेत्र में जानवरों और श्रमिकों के प्रवेश से क्या करना चाहिए, हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप छिड़काव करते हैं तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो जानवर या फिर श्रमिक रहते हैं उनका प्रवेश वैध कर देना चाहिए, या वहाँ पर प्रवेश ना कर पाए, ठीक है ना। प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार होने पर क्या करना चाहिए, पोस्ट उभरती हुई हर्बिसाइड या शाकनाशी का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि फसल उगने से ये पोस्ट उभरती हर्बिसाइड क्या होती है कि हमने बीज लगा दिए हैं लेकिन पौधे उगे नहीं हैं, उसके पहले ही हम क्या करना चाहिए, दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्या है, देखिए, सब्जी के खेत में उगने वाले खरपतवारों की क्या करना चाहिए, प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है ना। कि खेत में कौन कौन से खरपतवार उग रहे हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, चक्री पत्ती वाले खरपतवार ज़्यादा है, उनका हमको क्या करना चाहिए, हर साल रिकॉर्ड रखना चाहिए, ठीक है। खेत की सफाई वाले क्षेत्र में प्रतियोगी फसलों को खरपतवार क्षेत्र में गैर फसल के में उगाना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए कि प्रतियोगी जो फसलें होती हैं उन्हें खरपतवार के क्षेत्र या गैर फसल में उगाना चाहिए, जहाँ पर क्या होना चाहिए कि फसल ना लगी हो, ठीक है ना, वहाँ पर उगाना चाहिए, जहाँ पर क्या प्रतियोगी जो खरपतवार रहते हैं वो कम होते हैं, है ना, वहाँ पर आपको उगाना चाहिए, ठीक है।
खरपतवारनाशी के छिड़काव के बाद बहते पानी में क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह से साबुन से हाथ धो लेना चाहिए, ठीक है ना। और अगला क्या है कि खरपतवारनाशी का छिड़काव जो करना चाहिए वो हमें हवा की दिशा में ही करना चाहिए, जिस जिस और हवा चल रही है उसी दिशा में हमको बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो हवा जो है आगे तरफ को खरपतवारनाशी को ले जाए, हमारे ऊपर वो दवाई ना आ पाए, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा 2024 के जो है 7 नंबर के क्वेश्चन जो हैं ये हो चुके हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम 2025 के जो है 7 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें आप, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।